Hello and welcome back to our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखें, दैट इज लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक आएं और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 14 देखें। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मींस लेक्चर नंबर 13 में हमने रूसो को डिटेल में पढ़ा था। रूसो का पॉलिटिकल थॉट, रूसो की पॉलिटिकल थ्योरीज, रूसो के इम्पॉर्टेंट वर्क मींस एवरीथिंग रूसो की हमने डिटेल में कवर की थी। इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं जीन जैकस रूसो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, या जो सबसे बेस्ट एमसीक्यूज क्या होते हैं? बेस्ट एमसीक्यूज होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन। सो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 2012 से लेके 2024 तक रूसो से जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ रूसो क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली आपने रूसो के वर्क्स को अरेंज करना है। रूसो के वर्क्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने बताया था कि ये डेट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं। तो रूसो के 5 इंपॉर्टेंट वर्क बताए थे मैंने। सबसे पहला वर्क बताया था मैंने उनका 1750 में पब्लिश करवाया था उन्होंने। ये बेसिकली 1749 में ऐसे कंपटीशन हुआ था और पब्लिश एक साल बाद हुआ था। तो डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये इनका नंबर 1 का वर्क था, जिसको फर्स्ट डिस्कोर्स भी कहते थे। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था इनका 1755 में इन्होंने पब्लिश करवाया था, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तीसरे नंबर का इनका जो वर्क था वो था इकोनॉमी पे। तीसरे नंबर का क्या था इनका इंपॉर्टेंट वर्क? डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो तीसरे नंबर का तो यहाँ पूछा नहीं, तो तीसरे नंबर का आ गया इकोनॉमी पे। चौथे नंबर का था इमाइल, वही इमाइल जिसमें सोफिया की बात करते हैं, वही इमाइल जो इमाइल इनकी बेटी के का नाम होता है उस पर ये नाम रखते हैं, जिसमें मैंने पूरा सब कुछ डिटेल में बताया था, यहाँ डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो लास्ट इनका इनका इंपॉर्टेंट वर्क था सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट में ये जनरल विल की बात करते हैं, सोशल कंट्रैक्ट में ये पॉपुलर सोवरन गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन मींस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो सो इसका जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा सेकंड। तो सेकंड किसी में भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। ये क्वेश्चन इन्होंने कोड्स गलत बताए हैं। गलत इन्होंने इसलिए बताए हैं, कंफ्यूज करने के लिए भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो नहीं, क्योंकि ये 1750 था, ये 1755 है। सेकंड वर्क इनका 1755 में पब्लिश हुआ था। तो हाँ, ये कोड्स जो हैं इनके गलत हैं, तो आपने सीक्वेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, तो सेकंड नंबर पे ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, थर्ड नंबर पे इकोनॉमी पे था, वो यहाँ पूछा नहीं है, आपके क्लास में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। फिर इमाइल था और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो इनमें से इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, बट मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है। चलिए आगे जल्दी जल्दी करते हैं। जनरल विल। जनरल विल मीन्स, जनरल विल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। जनरल विल क्या बताया था मैंने कि विल्स दो तरह के होते हैं, एक एक्चुअल विल होता है और एक होता है रियल विल। एक्चुअल मीन्स जो प्रेजेंट है, और रियल जो होना चाहिए। तो एक्चुअल में मैंने क्या बताया था? एक बताया था आपको प्राइवेट विल, और एक बताया था मैंने कॉर्पोरेट विल। और रियल विल क्या है? रियल विल को ही जनरल विल कहते हैं। तो रूसो क्या कहते हैं? इन सब विल्स को जनरल विल के साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो जनरल विल मीन्स रियल विल। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर जनरल विल पे क्वेश्चन आ गया है। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? तो जनरल विल रेफर्स टू माई ओन रियल विल। देखो, माई ओन विल नहीं बात कर रहा, मेरी अपनी रियल विल। तो रियल विल ही जनरल विल है, तो फर्स्ट तो सही है। ग्रुप
ग्रुप माइंड को हम अभी साइड पर रखते हैं। अ कॉमन मी, अ कॉमन मी मीन्स हम, मीन्स रियल विल, तो रियल विल ही जनरल विल है। तो ग्रुप माइंड, तो ग्रुप माइंड मीन्स कलेक्टिव माइंड, लोगों की विल, तो लोगों की विल ही रियल विल है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। ठीक है। और रूसो क्या बात करते थे, रूसो बात करते थे जो मैंने बताया आपको कि एक्चुअल विल और उसकी जो दो टाइप्स हैं उन सबको यूनिफाई करने की कोशिश करते थे जनरल विल के साथ। तो चाहे मेरी अपनी विल हो या कॉमन मी हो या ग्रुप माइंड हो, इन सबको यूनिफाइड करने की बात करते थे जनरल विल के साथ। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे। The natural man will be one in whom strong conscience and steadfast reason have successfully harmonized self-love and sympathy. Who advocated this? ठीक है। तो क्या है ये स्टेटमेंट, किसकी है? ये स्टेटमेंट रूसो की है। ठीक है। तो रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि नेचुरल मैन कौन है? नेचुरल मैन वो है जो बैलेंस बनाए, किसके बीच में? सेल्फ लव और सिंपैथी के बीच में। रूसो सपोर्ट करते थे ना लव को, केयर को, अफेक्शन को, मॉरल वैल्यूज को, सिंपैथी, पिटी, कंपैशन। तो सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव है अपने लिए, पर्सनल। तो मैंने ये तो डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते थे दोनों को, मींस सेल्फ लव और सिंपैथी दोनों को बैलेंस करने की बात कौन करता था? बैलेंस करने की बात करते थे रूसो। और ये कहाँ इन्होंने बताया है? तो ये सेकंड कोर्स है ना, डिस्कोर्स है जो इनका, ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, तो उस बुक में ये बात करते हैं रूसो। तो ये रूसो की स्टेटमेंट है। चलिए आगे। ठीक है। रूसो वॉन प्राइज इन एन एसे कंटेस्ट स्पॉन्सर बाय एकेडमी ऑफ डिजॉन इन 1749 ऑन। तो 1749 कुछ बुक्स में दिया है, कुछ में 1750 दिया है। 1750 में पब्लिश हुआ था। तो 1749 कुछ में है, कुछ में 50 है, जो भी है एक, मतलब कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 1750 ज़्यादा माना जाता है। तो शायद 1749 में ऐसे कंपटीशन हुआ होगा, पब्लिश एक साल बाद हुआ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जो इनका फर्स्ट डिस्कोर्स था उसमें ये ऐसे पब्लिश करते हैं। वो होता क्या है कि एक एकेडमी ऑफ डिजान जो है वो ऐसे कंपटीशन करवाती है कि क्या जो प्रेजेंट एज में जो साइंस और आर्ट्स में प्रोग्रेस हुई है उसने मॉरल, ह्यूमन मॉरल वैल्यूज़ को बेनिफिट किया है, प्यूरिफाई किया है या नहीं, या करप्ट किया है। तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न साइंस को कि रूसो कहते हैं कि जो जो एडवांसमेंट हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है साइंस और आर्ट्स में, इसने प्यूरिफाई नहीं किया मॉरल वैल्यूज़ को, उल्टा करप्ट किया है। ठीक है। तो इसमें रूसो एस्से में फर्स्ट प्राइज जीतते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड द आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मॉरल। तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे। और इसको बाद में पब्लिश करवाते हैं वो अपने फर्स्ट डिस्कोर्स में 1750 में। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन सिविल पावर हैज राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद पेनल्टी? किसने डिफाइन किया है सिविल पावर क्या है? कि राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद पेनल्टीज फॉर रेगुलेटिंग, रेगुलेट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर्टी को, एंड ऑफ इम्प्लाइंग द फोर्स ऑफ कम्युनिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज। ऑल दिस ओनली फॉर पब्लिक गुड। और ये सब किसके लिए होगा? पब्लिक गुड के लिए होगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा। पब्लिक गुड की बात मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये एक थिंकर हैं जो लिबरलिज्म के फादर कहा जाता है इनको। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक की। जॉन लॉक की। जॉन लॉक को कहा जाता है, मैंने पढ़ाया है आपको जॉन लॉक डिटेल में, जॉन लॉक को कहा जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो इनकी स्टेटमेंट है कि सिविल पावर जो है, क्या कहते हैं ये सिविल पावर को? द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद पेनल्टीज फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड ऑफ इम्प्लाइंग द फोर्स ऑफ कम्युनिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज। और ये सब किसके लिए होगा? ये पब्लिक गुड के लिए होगा, सबके भले के लिए होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा जॉन लॉक, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी। ये कहाँ बात करते हैं? तो इनकी एक बुक है टू ट्रीटाइजेज, टू ट्रीटाइजेज में ये बात करते हैं, जहाँ ये राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको,
तो यहाँ डिस्कस करके वही लंबा करने की बात है। चलिए आगे। फॉर होम ऑफ द फॉलोइंग कंसाइंस इन द fruit of idle curiosity, philosophy is mere intellectual flippery, ठीक है। The amenities of polite life are tinsel। क्या है ये किसकी स्टेटमेंट है? ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है रूसो की। ये लाइन दी है रूसो ने। क्या कहते हैं रूसो? रूसो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी और इनोसेंस, एक जो सोलिटरी मैन है, एक अकेला इंसान जो आइसोलेशन में रह रहा है स्टेट ऑफ नेचर में, उसकी सिंप्लिसिटी और इनोसेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान है उसमें क्या है? उसमें फीलिंग्स हैं, उसमें अफेक्शंस हैं, उसमें बॉन्डिंग है, उसमें इटर्नल वैल्यूज हैं। तो क्या कहते हैं कि जब साइंस आएगी, साइंस आई है, तो साइंस ने क्या किया है? साइंस ने बेड़ा गर्क कर दिया है इन सारी वैल्यूज का। साइंस ने करप्ट कर दिया है इन सब वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज? लव, केयर, अफेक्शन, सिंपैथी, पिटी, कंपैशन, ये सारी चीजें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। कि क्या कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वहां सब कुछ अच्छा है। स्टेट ऑफ नेचर में ये सारी अच्छी वाली वैल्यूज हैं, इमोशंस हैं, पिटी है, सिंपैथी है, लव है, केयर है, अफेक्शन है, मोरालिटी है, सिंपैथी है, ये सब कुछ है। बट जैसे ही सोसाइटी बनती है, सिविलाइजेशन बनती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है, और आगे आस्ता आस्ता जो इनलाइटनमेंट, डेवलपमेंट वगैरह चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी क्या कर देती हैं? वो खराब कर देती हैं इन वैल्यूज को, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड रूसो? रूसो के लिए किसने बोला है कि आर्डेंट एपोस्टल ऑफ रीजन, ही हैज डन मोर देन मोस्ट टू प्रिपेयर द वे फॉर एज ऑफ अनरीजन इन विच लाइफ। मतलब पॉजिटिव बात कर रहा है रूसो के लिए, कि रूसो रीजन को रूसो की जो पैराडॉक्स थिंकिंग है, उससे हमें लगता है कि रूसो जो है रीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट ये रूसो के फेवर में बात कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं? ये एक थिंकर हैं, इनका नाम है वाइपर। तो वाइपर क्या कहते हैं कि रूसो जो था वो एडवोकेट ऑफ रीजन था, ठीक है, एडवोकेट ऑफ रीजन था। ये रूसो के लिए कहते हैं कि उन्होंने वो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो उनकी थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है इनलाइटनमेंट के लिए। इनलाइटनमेंट मूवमेंट के लिए अक्रॉस द यूरोप एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, ठीक है, एरेंट एपोस्टल ऑफ रीजन। तो ये बात कौन करते हैं? ये वाइपर करते हैं। ये वाइपर की स्टेटमेंट है सच। बात कर याद रखना है कि इन्होंने इसको फेवर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड द अदर लेबल एज रीजन। अगर आपको चीजें टफ लग रही हैं ये, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लेक्चर नंबर 13 देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर रूसो, थिंकिंग अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। बिल्कुल एज सच ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ाई है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कॉमन इमोशंस गिव वैल्यू टू लाइफ, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। कहाँ बात करते हैं ये बात करते हैं डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, जो इनकी सेकंड नंबर की बुक है, जो पब्लिश होती है 1755 में, ठीक है। उसमें वही बात अगेन, क्या कि इंसान जो है वो नेचुरली गुड है, बट जब सोसाइटी बनती है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है, तो उसकी मोरालिटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वही चीजें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉर रूसो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, ठीक है। टू ओरिजिनल इंस्टिंक्ट, सेल्फ लो एंड सिंपैथी मेक अप मेन्स नेचर। तो बिल्कुल ये सही बात है। सेल्फ लव और सिंपैथी दोनों इंसान का नेचर बनाती हैं, और इसमें रूसो ने दोनों के बीच में बैलेंस करने की बात की है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। थिंकिंग मैन क्या है?
थिंकिंग मैन एक डिप्रेव्ड एनिमल है, मीन्स मॉरली बैड एनिमल है। थिंकिंग मैन जो साइंटिफिक थिंकिंग वाला पर्सन है, जो प्रैक्टिकल सोचता है, जो लॉजिकली सोचता है, जो रीजन पे बेस्ड है, जिसकी थिंकिंग साइंटिफिक थिंकिंग है, वो क्या है, वो मॉरली बैड है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं साइंस के एडवांसमेंट के साथ क्या हुआ है कि इंसान की मॉरल मॉरल वैल्यूज करप्ट हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सब कुछ लेक्चर से है और सब कुछ रिपीट हो रहा है। फैमिली इज ओनली द नेचुरल सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट भी इन्होंने बोली है कि फैमिली जो है ओनली नेचुरल सोसाइटी है। जनरल विल नॉट बी अ ग्रुप माइंड, तो नहीं, ये उल्टी स्टेटमेंट बोली है। इन्होंने बोला जनरल विल ग्रुप माइंड ही होगा, पीछे ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो पूछा क्या है, नॉट ट्रू। तो सारी की सारी ट्रू है, एक इसको छोड़ के फोर्थ, तो आंसर क्या होगा, ओनली फोर गलत होगी। चलिए आगे। हु डिस्क्राइब्ड रूसो एज टोटैलिटेरियन डेमोक्रेट। मैंने बताया था कि रूसो जो थे वो इंस्पिरेशन थे सब लोगों के लिए। डेमोक्रेट्स लोग भी उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, टोटैलिटेरियन भी मानते हैं, सोशलिस्ट भी मानते हैं, लिबरल्स भी मानते हैं। तो किसने ये बात बोली कि रूसो जो हैं वो एक टोटैलिटेरियन डेमोक्रेट थे? किसने बोला? टोटैलिटेरियन क्या होता है? मैंने बताया है लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि एक पार्टी सिस्टम जो किसी स्टेट के ऊपर राज करता है। ठीक है, तो किसने ये बात बोली है? हम्म, ये बात बोली है जैकब टेलमॉन ने। जैकब टेलमॉन, जैकब टेलमॉन कहते हैं कि रूसो एक टोटैलिटेरियन डेमोक्रेट थे। ये है सच, आपने याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। कौन से थिंकर हैं जो कहते हैं रूसो को कि रूसो एक टोटैलिटेरियन डेमोक्रेट हैं, या रूसो एक टोटैलिटेरियन डेमोक्रेट थे? उनकी फिलासफी से पता चलता है कि वो टोटैलिटेरियन डेमोक्रेट थे। ये कौन से थिंकर कहते हैं? तो ये कहते हैं जैकब, जैकब टेलमॉन। जैकब टेलमॉन कौन कहते हैं? जे टी, जैकब टेलमॉन, टेलमॉन जैकब। चलिए याद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फॉर रूसो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन बड़ी बार ऐसे गलत हो जाते हैं कि गलत पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है या ट्रू पूछा है। कई बार नॉट फॉल्स पूछ देते हैं, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है? फॉर मैंस सेल्फ लव which satisfies his real needs is only too apt to become pride। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये रूसो की स्टेटमेंट है। प्राइड बिकेम्स इनकम्पेटिबल विथ सिंपैथी। यस, प्राइड जो है सिंपैथी के साथ इनकम्पेटिबल हो जाता है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिंपैथी और सेल्फ लव को बैलेंस करने की बात करते हैं। फ्रॉम प्राइड, जब प्राइड आता है तो ऑल एवल हैज ग्रोन, कॉमन सेंस की स्टेटमेंट है। प्राइड आएगा तो क्या होगा? बुराइयां ही निकलेंगी। ठीक है, प्राइड डज नॉट सीड्यूस रीजन, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। प्राइड सीड्यूस रीजन। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट से अगर आपने लेक्चर को या फिलॉसफी को अच्छे से समझा है तो आप निकाल लोगे, इसका आंसर होगा डी। रूसोज जनरल विल मीन्स, फिर से क्वेश्चन आ गया। रूसो की जनरल विल क्या है? वही जनरल विल क्या है? रियल विल को जनरल विल कहते हैं, जनरल विल को रियल विल कहते हैं। एक्चुअल विल क्या है? प्राइवेट विल और कॉर्पोरेट विल। एक्चुअल विल सेल्फ इंटरेस्ट वाली विल, या जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस वाली विल, कॉर्पोरेट विल। तो एक्चुअल विल और ये सारी विल जो है इनको यूनिफाइड होना चाहिए, किसके साथ? जनरल विल के साथ। और जनरल विल ही रियल विल है, रियल विल ही जनरल विल है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आएगा डी पार्ट। चलिए, द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री। रूसो की स्टेटमेंट है। रूसो यहाँ बात करते हैं किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, कि जो इंग्लिश लोगों की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें इंग्लिश को लगता है कि वो फ्री हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो फ्री नहीं है। जनता तब फ्री कब है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में फ्री है, जब वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। और जब इलेक्ट करके वो भेज देते हैं लेजिस्लेशन में, तो उसके बाद जनता जो है वो क्या करती है? उन मतलब उनकी आज़ादी खत्म, उनकी फ्रीडम खत्म। अब उनको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है रूसो की। ये मैं डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको कि इंग्लिश लोग क्या, इंग्लिश लोगों को क्या लगता है, या जो इंग्लिश डेमोक्रेसी है, मतलब इंग्लिश डेमोक्रेसी के लिए पूछ सकते हैं, इंग्लिश लोगों के लिए पूछ सकते हैं, और या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए पूछ सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग कब फ्री हैं?
लोगों के पास फ्रीडम तब है जब इलेक्शन का टाइम आता है, बस उसके बाद जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं तो वो अपनी मर्जी से काम चलाते हैं। तो रूसो की स्टेटमेंट है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चन वहां से आए। हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचर एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो मैंने ये दोनों इनइक्वालिटी की बात आपको की थी, दोनों इनइक्वालिटीज आपको मैंने डिटेल में पढ़ाई है। कहाँ पढ़ाई है? रूसो में जो उनका सेकंड डिस्कोर्स था, जो था डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, उसमें रूसो बात करते हैं दो इनइक्वालिटी की। कहते हैं एक नेचुरल इनइक्वालिटी है और दूसरी कौन सी है? मॉरल इनइक्वालिटी। कौन कौन सी है? कहते हैं एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, दूसरी मॉरल इनइक्वालिटी है। तो नेचुरल नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है? कोई गोरा पैदा होता है, मैंने बताया था, कोई काला पैदा होता है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, किसी को कोई बॉडी में डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पैर काम नहीं कर रहा, किसी का कोई विजुअली हैंडीकैप है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, तो कोई मेंटली स्ट्रांग है, कोई फिजिकली स्ट्रांग है। तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी जो है ये तो नॉर्मल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड नंबर की इनइक्वालिटी की बात करते हैं, मॉरल इनइक्वालिटी, तो मॉरल इनइक्वालिटी जो है ये हम ठीक कर सकते हैं। तो मॉरल इनइक्वालिटी को ही कहते हैं कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉरल इनइक्वालिटी को ही कन्वेंशनल इनइक्वालिटी कहते हैं और इसी को पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस किससे होती है? ये पॉलिटिक्स से, गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, तभी इसको पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कौन सी इनइक्वालिटी अनअवॉइडेबल है, तो नेचुरल अनअवॉइडेबल है, लेकिन जो कन्वेंशनल है वो अवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ठीक है, बेन एंड आर एस की बुक है सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। ये मैंने ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँ। तो बुक का नाम क्या है? सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट किसकी बुक है? बेन और आर एस पीटर की बुक है। तो ये बुक है कब की? ये है 1959 का वर्क है इनका, 1959 का वर्क है। और मैंने क्या पढ़ाया हुआ? थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको पढ़ाया हुआ है। जस्टिस में, जस्टिस के जब जस्टिस पढ़ाया था मैंने, तो उसमें पढ़ाया था 1971। ठीक है, फिर ये है इनकी सुजैन की, क्या कहते हैं इसको, जस्टिस। पूरी बुक, इस पूरी बुक का नाम था जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली बाय सुजैन मोलर ओकिन। मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको, ये इन्होंने थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो सुजैन मोलर ओकिन की बुक है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। तो ये बुक मैंने पढ़ाई थी 1789। किसी लेक्चर में मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। तो सोशल कंट्रैक्ट है 1762 की, अभी कल ही पढ़ा है। ठीक है, तो इनको अरेंज कर लेना, मैंने क्रोनोलॉजिकली आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। तो ये फर्स्ट ही बन रहा है शायद, फोर्थ नंबर का। सबसे पहले रूसो आएगा 1762, फिर आएगी 1959, तो फिर 1971, और ये क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट होगा। चलिए आगे। हु सेड मैन इज फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है रूसो का, कि मैन, इंसान जो है, पैदा तो फ्री होता है बट हर जगह वो चेन्स में, जंजीरों में बंधा हुआ है। रूसो की ये कोट है। 4 कोट पढ़ाए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। एक तरफ कंसेप्ट दिए हैं, दूसरी तरफ थिंकर्स दिए हैं। इगैलिटेरियन, तो इगैलिटेरियन कौन था? इगैलिटेरियन थे जॉन रॉल। जस्टिस में मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है इगैलिटेरियन? इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? ऐसी सोसाइटी जिसमें क्या है, लोग इक्वल हैं और लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ, रीजन, ईटीसी। ठीक है, तो इगैलिटेरियन कौन थे? जॉन रॉल। पॉपुलर सोवरेनिटी, ये तो कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, कल से कंटिन्यू, आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं। जे जे रूसो का कंसेप्ट है पॉपुलर सोवरेनिटी का, जनरल विल का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। और लिबर्टेरियन कौन थे? रॉबर्ट नॉजिक, ये भी पढ़ा चुका हूँ। प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, कार्ल मेनहेम। कार्ल मेनहेम, लेकिन मेनहेम हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने बोला था डेमोक्रेसी हम बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ही बोला था पहले थिंकर स्टार्ट करो, तो 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। बाकी सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है। तो रूसो के साथ मैच होगा पॉपुलर सोवरेनिटी, जॉन रॉल के साथ
इगैलिटेरियन सोसाइटी, जस्टिस के लिए जाने जाते हैं ये। लिबर्टेरियन रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा, और मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया था। चलिए आगे रूसो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो रूसो की बुक है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, जो इनका सेकंड डिस्कोर्स है, जिसमें ये बात करते हैं कौन कौन सी दो इनइक्वलिटीज को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो क्या बताया था मैंने, दो इनइक्वलिटीज कौन सी, एक नेचुरल इनइक्वलिटी और दूसरी है कन्वेंशनल इनइक्वलिटी। कन्वेंशनल इनइक्वलिटी को ही कहते हैं मॉरल इनइक्वलिटी, और इसको ही कहते हैं पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, क्योंकि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए इसका ए, बी और डी। तो एक्चुअल में आंसर इसका होगा बी एंड डी। बी एंड डी, और जो कन्वेंशनल है उसी को ही पॉलिटिकल बी कहते हैं, पॉलिटिकल बी कहते हैं। ठीक है, बट जो मोस्टली अगर आप जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दो कौन कौन सी थी इनइक्वलिटी, नेचुरल इनइक्वलिटी और मॉरल इनइक्वलिटी। तो मॉरल को ही कन्वेंशनल कहते हैं, उसी को ही पॉलिटिकल कहते हैं। चलिए, which of the following thinkers hold the view that no citizen should be sufficient opulent to be able to purchase another and no and none so poor has to be forced to sell himself। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कौन बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कौन, रूसो, जीन जैकस रूसो। ठीक है, जीन जैकस रूसो क्या कहते हैं अपनी बुक सोशल कंट्रैक्ट में बात करते हैं ये, कि किसी को इतना रिच, इतना अमीर मत होने दो, इतनी प्रॉपर्टी मत अक्मुलेट होने दो कि वो इतना रिच हो जाए कि वो दूसरों को खरीदना स्टार्ट कर दे, और किसी को इतना गरीब मत होने दो कि वो मजबूर हो जाए बेचारा अपने आप को बेचने के लिए। तो रूसो बात करते हैं, ये रूसो की स्टेटमेंट्स हैं द सोशल कंट्रैक्ट में, जो इनकी 5वें नंबर की बुक थी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच आर द फॉलोइंग थिंकर होल्ड द व्यू दैट लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड। लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड कैसे, बिकॉज द प्रॉपर्टीड क्लासेस पोसेस द पावर टू डोमिनेट अदर्स। तो ये बेसिकली बात करते हैं कार्ल मार्क्स और एंजल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल भी बोलते हैं इसको, एंजल भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम है फ्राइडरिच एंगल या फ्राइडरिच एंजल। तो यहाँ रूसो कंफ्यूज करने के लिए डाला है, तो बी और डी इसका आंसर होगा। आगे जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें फिर से क्लियर होंगी। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा, थैंक यू सो मच। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बताएं कि क्या हम ऐसे ही कंटिन्यू करें, मीन्स एक थिंकर करें और फिर उसके PYQ करें। तो अगर ऐसा करना है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपने जो सबसे पहले जो दो पॉलिटिकल सोशल कंट्रैक्ट थिंकर सारी जो दो बच गए हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जॉन लॉक और हॉब्स, उनके क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर प्लेटो के करा देंगे, प्लेटो के किए हुए हैं सारी, फिर अरिस्टोटल के करवा देंगे। तो ऐसे ही हम चलेंगे जैसे आप बोलेंगे। ठीक है, तो शेयर आप करेंगे, लाइक करेंगे, तो तभी हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो ये सब आप पे डिपेंड है। थैंक यू सो मच।